लेक्चर नंबर 32 अध्याय 3 धारा विद्युत। आज का टॉपिक है विभव मापी की सहायता से किसी सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना। तो कल जैसे इस प्रैक्टिकल को किए थे, दो सेलों का विद्युत वाहक बल की तुलना करना। एग्जैक्टली थोड़ा डिफरेंस है इसमें, बाकी बेसिक चीज़ें जो इसकी सेम है। तो यहाँ पर देखिए परिपथ को देखिए, ये मुख्य परिपथ है जहाँ पर कि हमने एक सेल को लिया है जिसे मुख्य परिपथ में धारा प्रवाहित होगी। यहाँ पर रियोस्टेट लिया गया है, परिवर्ती प्रतिरोध है जिसके साथ से हम विभिन्न प्रतिरोध को लगा सकेंगे। ए और बी जो है ये विभव मापी का तार है। सेल का विद्युत वाहक बल निकालने के लिए हमको जो फॉर्मूला हमको अज्ञात किसी सेल का आंतरिक प्रतिरोध निकालने के लिए, तो सेल कौन सा है, ये ई सेल है जिसका कि हमको आंतरिक प्रतिरोध निकालना है। और ई सेल के साथ ही हमारे के साथ क्या जुड़ा हुआ है, आरबी बॉक्स, रियोस्टेट बॉक्स जुड़ा हुआ है जिसमें हम हमारे हिसाब से प्रतिरोध निकाल कर इस प्रैक्टिकल को करेंगे। और ये दोनों के साथ जुड़ा हुआ है गैल्वेनोमीटर, और गैल्वेनोमीटर के साथ जुड़ा हुआ है जॉकी। तो कल क्या करते थे, पिछला जो प्रैक्टिकल था दो सेलों के विद्युत वाहक बल की तुलना, उसमें क्या करते थे, इन दो सेल लेते थे E1 और E2। द्विमार्गी कुंजी का हमने यहाँ पे उपयोग किया था। एक बार सेल E1 जो है कनेक्ट रहता था, तब E2 जो है डिसकनेक्ट रहता था। जब E2 कनेक्ट रहता था परिपथ के साथ, तब E1 सेल जो है वो डिसकनेक्ट रहता था। आज भी हम सेम प्रोसेस करेंगे। हम एक बार ई को कनेक्ट करेंगे हम लोग, और उस समय आरबी को डिसकनेक्ट करेंगे। ठीक है, तो आरबी को डिसकनेक्ट करने का जो तरीका है, उसके लिए हमको द्विमार्गी कुंजी की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हम क्या करेंगे, आरबी बॉक्स से अनंत प्रतिरोध को हम निकाल लेंगे। ठीक है, तो आरबी में से अनंत प्रतिरोध निकालना मतलब इस पोर्शन में कोई धारा प्रवाहित नहीं होगी, क्योंकि प्रतिरोध जो है वो अनंत है। ठीक है, तो प्रतिरोध अनंत होने के कारण कि कोई धारा प्रवाहित नहीं होगी, मतलब ये ऑटोमेटिकली क्या हो गया, डिसकनेक्ट हो गया। उसके बाद सेम प्रोसीजर करने के बाद हम ये सेल हमारा इसमें आ गया, कनेक्शन में आ गया, परिपथ में आ गया। फिर हम क्या करेंगे, जॉकी के माध्यम से ए बी तार के किसी एक बिंदु पर देखते देखते हम सरकाते कहाँ तक ले जाएंगे, जहाँ पर कि जे जो है कहाँ कौन सी स्थिति है, गैल्वेनोमीटर की शून्य विक्षेप की स्थिति है। तो शून्य विक्षेप की स्थिति मतलब क्या हो गया कि हमारा सेल जो है वो खुले परिपथ में है। तो इससे हम क्या निकालेंगे, ए से लेकर जे तक की दूरी निकालेंगे। ये ए और जे के बीच में जो विभवांतर होगा हम निकाल लेंगे उसको, वही क्या होगा, सेल का विद्युत वाहक बल होगा। ठीक है, इसके बाद समझ में आया कि ई सेल जो खुले परिपथ में कर लिया हमने, कैसे, जॉकी जो है वो शून्य विक्षेप की स्थिति पर आके रह जाता है। उस स्थिति को हम नोट करते हैं। ए से लेकर जे तक की लंबाई L1, सपोज L1 को हम नोट कर लेते हैं। इसके बाद क्या करते हैं, अनंत प्रतिरोध को प्रतिरोध बॉक्स में लगा देते हैं, और किसी अन्य ओम को, जैसे कि 2 ओम, 3 ओम या 4 ओम, ऐसे प्रतिरोध को हम निकाल लेते हैं, अनंत प्रतिरोध को हम लगा देते हैं। ठीक है, अब क्या होगा कि विद्युत वाहक बल जो है ई से स्टार्ट होकर के वी तक गिर जाएगा। ठीक है, विद्युत वाहक बल में ई से लेकर के उसका विभवांतर जो है वो वी तक गिर जाएगा। ठीक है, अब फिर से हम इस जॉकी को, ई सेल जो है उस समय ई का जो विद्युत वाहक बल ई है, सेल ई का, वो हट करके कहाँ तक पहुँच जाएगा, वी तक पहुँच जाएगा। अब हम क्या करेंगे, गैल्वेनोमीटर से फिर से शून्य विक्षेप की स्थिति प्राप्त करेंगे। फिर हम ए से दूसरा स्थिति जे का, सपोज ये दूरी जो है L2 है, वो नोट डाउन करेंगे। ठीक है, वो क्या हो जाएगा, अब वी का मान हो जाएगा, विभवांतर, ए और जे के बीच का विभवांतर। जब सेल ई के लिए हम निकाले थे, जब हम सेल ई के लिए निकाले थे, तो वो कहलाता है विद्युत वाहक बल, क्योंकि सेल उस समय खुले परिपथ में है। परंतु अब जो हम ए से लेकर जे तक की लंबाई के साथ हम जब जो विभवांतर विद्युत वाहक बल, या उसको हम विद्युत वाहक बल ना बोल के अब क्या बोलेंगे, विभवांतर निकालेंगे। ठीक है, तो ये इस प्रकार से ये मेथड जो है कंप्लीट होता है। एक बार हम सेल ई को खुले परिपथ में रख के प्रैक्टिकल को करेंगे, जे की स्थिति नोट डाउन करेंगे जो कि हमने L1 बताया। तब क्या था कि आरबी बॉक्स से अनंत प्रतिरोध को निकालेंगे, क्योंकि उस समय आरबी बॉक्स से कोई धारा हम प्रवाहित नहीं करेंगे। उसके बाद फिर सेकेंड पार्ट में क्या करेंगे, आरबी बॉक्स में अनंत पार्ट को जोड़ देंगे, अनंत ओम को जोड़ देंगे, और कोई अन्य प्रतिरोध 2 ओम 3 ओम हम निकालेंगे। ठीक है, उसके बाद फिर से सेम प्रोसेस करेंगे, जे की सहायता से शून्य विक्षेप विधि प्राप्त करेंगे, और ए से उस समय जे की दूसरी स्थिति होगी, ए से जे तक की दूरी जो कि माना कि L2 है, हम निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो मैंने लिखा है कि L1 जो है ई फाइंड आउट करने के लिए है, EMF फाइंड आउट करने के लिए है, और आरबी जो है उस समय अनंत ओम निकला रहेगा। ठीक है, उसके बाद आरबी बॉक्स में से अनंत प्रतिरोध को निकालेंगे, और वी प्राप्त करने के लिए L2 लंबाई जो है अब दूसरी शून्य विक्षेप की स्थिति हम
निकालेंगे। इसके बाद देखो ये रेजिस्टेंस बॉक्स चला था आरबी का फुल फॉर्म है रेजिस्टेंस बॉक्स, प्रतिरोध बॉक्स। उसके बाद ये है प्रोसेस जो प्रॉब्लम जो है हमारा विभव मापी की सहायता से किसी सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना। ठीक है, तो प्रीवियस लेक्चर में मैं आपको बताई हूँ कि आंतरिक प्रतिरोध बराबर बाह्य प्रतिरोध गुणित E/V-1। ठीक है, तो यहाँ पर ई क्या है, सेल का ईएमएफ है, विद्युत वाहक बल है, और वी जो है विभवांतर है। ठीक है, और ये आर क्या है, बाह्य प्रतिरोध, जो कि हमने बोला कि अनंत प्रतिरोध लगाने के बाद आप अपने हिसाब से 2 ओम 3 ओम निकालेंगे, वही ये आर को दर्शाता है। ठीक है, अब इसके बाद हम आ जाते हैं कि इसको हम सॉल्व करते हैं। हम क्या सॉल्व करने, पहले से बताया कि आरबी बॉक्स से हमको अनंत प्रतिरोध को निकाल देना है। ठीक है, निकालना है हमको अनंत प्रतिरोध को। उस समय सेल ई के लिए हम L1 प्राप्त करेंगे। ठीक है, L1 क्या है, शून्य विक्षेप की स्थिति है। कब, जबकि सेल ई खुले परिपथ में होगा, तब क्या हो जाएगा, E बराबर 5 × L1। आप जानते हैं इस चीज़ को, 5 × L1 = 5 × L1 क्यों हुआ, आप इसको जानते हैं। ठीक है, संतुलन की स्थिति L1 थी, ए से लेकर जे तक की दूरी जो है वो समय L1 थी। तो फाई जो है हम पहले बता चुके हैं कि फाई क्या है, पोटेंशियल ग्रेडियंट है, विभव प्रवणता है। इसके बाद नेक्स्ट में आ जाते हैं कि अब सेकेंड वाला जो प्रोसेस हमको निकालने का, हम क्या करेंगे, आरबी बॉक्स में अनंत प्रतिरोध को लगा देंगे। ठीक है, और कोई 2 ओम का या 3 ओम का प्रतिरोध हम निकाल लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर अब आरबी बॉक्स के लिए हम निकालेंगे L2, मतलब फिर से शून्य विक्षेप की स्थिति निकालेंगे ए बी पर। ए बी क्या है, विभव मापी की तार है। ठीक है, फिर शून्य विक्षेप की स्थिति मतलब नया स्थिति जे का, तो ए से लेकर जे तक की दूरी ये L2 हो गई, संतुलन की लंबाई। तो अब हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, V के लिए हो जाएगा V = 5 × L2। ठीक है, तो अब ये सारा वैल्यू जो है कहाँ पर, कौन सा वैल्यू, E का और V का वैल्यू जो है इस फॉर्मूले में हम इस फॉर्मूले में हम रखेंगे। तो रखने से क्या होगा, देखिए कि R = कैपिटल R × E/V-1। R E के जगह पे हमने रखा 5L1 और यहाँ पे रखा 5L2 और -1, यहाँ से 5 कैंसिल हो गया। सो R = कैपिटल R L1/L2 -1। ठीक है, तो हमको क्या मालूम है, R भी मालूम है। ठीक है, क्योंकि हमने खुद R अपने अनंत प्रतिरोध लगाने के बाद कुछ प्रतिरोध हमने खुद निकाले थे अपने प्रैक्टिकल के हिसाब से, दैट इज़ R। L1 जो है E के लिए संतुलन की स्थिति। ठीक है, और L2 क्या है, आरबी बॉक्स के लिए संतुलन की स्थिति, एंड दैट्स -1। और इस प्रकार से हम क्या निकाल सकते हैं, I निकाल सकते हैं। ठीक है, ये एक बात है। तो इस प्रकार से ये हमारा क्या हो गया, इस प्रैक्टिकल का सिद्धांत कहलाएगा। अब इसी के चलते जो है प्रेक्षण सारणी कैसे होगी, देखिए प्रेक्षण सारणी में पहला पॉइंट होगा क्रमांक, दूसरा जो हो जाएगा बाह्य प्रतिरोध जो आप आरबी बॉक्स से निकाल रहे हैं। ठीक है, फिर तीसरा जो है विद्युत वाहक बल E के लिए संतुलन की इस बिंदु की दूरी L1 इन सेंटीमीटर। यहाँ पर देखिए L1 जो है क्या है, L1 निकालते समय आरबी बॉक्स से अनंत प्रतिरोध निकला हुआ होना चाहिए। सेकेंड बार जब आप पहले में हमने 2 ओम का निकाला, L1 फाइंड आउट किया। ठीक है, उसके बाद 3 ओम का प्रतिरोध निकाला, फिर से हमने एक दूसरा प्रैक्टिकल किया, मतलब 2 बार किया इसी प्रैक्टिकल को, अलग अलग आर का, कैपिटल आर का मान चेंज कर करके। और उस समय दोनों ही समय में हम हमेशा याद रखेंगे, जब हम L1 निकालने जा रहे हैं तब आरबी का ये मैंने नोट डाउन करवाया है कि तब हमारा आरबी जो है वो अनंत ओम में होना चाहिए। और ये क्या है, ये तो डिफरेंट चीज़ है कि हम आर निकालने के बाद हम क्या करेंगे, सेकेंड पार्ट है ये प्रैक्टिकल का। सेकेंड पार्ट में क्या करेंगे, अनंत ओम को लगा देंगे और हमारे पास ऑलरेडी 2 ओम का यहाँ पे परिपथ में हमने खोल करके रखा हुआ है। उस समय जे की संतुलन की स्थिति हम निकालेंगे, जे के द्वारा शून्य विक्षेप की स्थिति निकालेंगे और L2 फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, तो प्रैक्टिकल के फर्स्ट पार्ट में आपको अनंत प्रतिरोध निकालना है। ठीक है, ये तो ऑलरेडी हम पहले से निकाल के रखे होंगे। अनंत प्रतिरोध निकालने के बाद आप L1 निकालिए और सेकेंड पार्ट में क्या कर दीजिए, अनंत प्रतिरोध को लगा दीजिए। ठीक है, और ये जो 2 ओम का प्रतिरोध हमने पहले से लगा के रखा है, उसके अलावा में भी हम अनंत प्रतिरोध निकालते तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये तो अनंत है। ठीक है, उससे 2 ओम के, तो 2 ओम हम पहले से खोल करके ये प्रैक्टिकल को स्टार्ट कर देंगे। 2 ओम का खोल दिया या अनंत ओम का, तो कई लोग ऐसे भी करते हैं कि अनंत ओम का निकाल करके पहले L1 फाइंड आउट कर देते हैं, फिर अनंत ओम का लगाते हैं, फिर 2 ओम का खोल देते हैं। ऐसे भी कई, ये भी सही मेथड है, तो इसमें आपकी कोई गलती नहीं होगी। तो आप पहले क्या कीजिए, अनंत ओम का प्रतिरोध निकाल लीजिए, L1 निकाल लीजिए, उसके बाद अनंत ओम को लगा दीजिए, उसके बाद 2 ओम को निकालिए प्रतिरोध बॉक्स से और फिर L2 फाइंड आउट कीजिए। ठीक है, वापस मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ कि पहले आप क्या कीजिए
कि अनंत प्रतिरोध को निकाल करके L1 फाइंड आउट कीजिए। अब फिर सेकेंड पार्ट में क्या क्या कीजिए, अनंत ओम को लगाइए, फिर 2 ओम का प्रतिरोध निकाल करके L2 को फाइंड आउट कीजिए। फिर हमारा जो फॉर्मूला है R = R L1/L2 -1 करके हम अलग अलग 2 ओम का तीन प्रकार, जैसे यहाँ पे 2 ओम लिया मैंने, एक जगह पे 2 ओम लिखा है, फिर 3 ओम लिखा है, फिर 4 ओम निकाल करके ऐसे प्रैक्टिकल को आप रिपीट कीजिए। और सभी के लिए अलग अलग R का मान आएगा, स्मॉल r का मान सभी के लिए तीन आपको R1 सपोज R2 और R3 ऐसे 3 वैल्यू मिलेंगे। तो आप R1 + R2 + R3 डिवाइडेड बाय 3 करके आप क्या कर दीजिए, मध्य मान निकालिए। ये है आंतरिक प्रतिरोध, इतना ओम आपका आंसर आएगा। ज़्यादा इसमें एक्यूरेसी जो है इसकी बढ़ जाएगी। ठीक है, ये सिद्धांत के अंतर्गत आ गया। और इसके बाद आता है सावधानियाँ। सावधानी में मैंने कल से बताया था, सेम सावधानी आपको यूज़ करना है कि प्राथमिक परिपथ में जो सेल है उसका विद्युत वाहक बल द्वितीयक परिपथ के सेल के विद्युत वाहक बल से ज़्यादा होना चाहिए, नहीं तो हमको AB पर शून्य विक्षेप की स्थिति प्राप्त नहीं होगी। उसके बाद है कि सभी सेलों के जो पॉजिटिव है एक ही बिंदु पर जुड़ा हुआ होना चाहिए। यदि ऐसा नहीं होता है तब भी हमको क्या होगा, AB में शून्य विक्षेप की स्थिति प्राप्त नहीं होगी। ठीक है, उसके बाद बाकी जो 3 थे वो तो कॉमन थे, ये भी पहले हम पढ़ चुके, ये दोनों सावधानियाँ। तीसरा क्या है, गैल्वेनोमीटर जो है शंट युक्त होना चाहिए। शंट जो है और डिटेल में आगे बताएंगे। शंट रहने से गैल्वेनोमीटर में आग लगने का खतरा वगैरह या संकेतक के टूटने फूटने का भय नहीं रहता है। तो गैल्वेनोमीटर शंट वाला होना चाहिए, शंट युक्त गैल्वेनोमीटर यूज़ करना चाहिए। फिर क्या है कि सारे संयोजक पेज जो है बहुत अच्छे से कसे हुए होना चाहिए। फिर क्या है कि जब आप प्रैक्टिकल करें तब ही कुंजी के को आपको लगाना है, अदरवाइज़ कुंजी के को आप यदि लगा के रखते हैं तो ये AB तार जो विभव आप गर्म हो जाएगा और प्रतिरोध जो है ताप ज़्यादा बढ़ने से प्रतिरोध भी बढ़ जाएगा। ठीक है, और सभी संयोजक पेज अच्छे से कसे हुए होना चाहिए। और लास्ट इज जॉकी को हमको तार में क्या करना है, रगड़ना नहीं है, हमको उठा के रखना है और प्रैक्टिकल को करना है। यदि आप जॉकी को रगड़ते हैं तो तार की मोटाई जो है परिवर्तन हो जाएगा, तार का मोटाई या हम बोलेंगे तार की त्रिज्या बदल जाएगी, तो तार का एरिया क्षेत्रफल भी बदल जाएगा। और क्षेत्रफल यदि बदल जाएगा तो फाई को, जो हम विभव प्रवणता लेते हैं, फाई को हम कांस्टेंट ट्रीट नहीं कर सकते। ये फाई जो है कांस्टेंट होता है, ये ट्रीट तभी हो सकता है, ये कांस्टेंट तभी मान सकते हैं जब ए जो है वो चेंजेबल ना हो, एरिया जो है चेंज नहीं होना चाहिए। इसलिए जॉकी को हमको तार के ऊपर घिसना नहीं है। उसके बाद ये जो प्रश्न है एक IMP प्रश्न है। ये प्रश्न इस प्रकार से आता है कि विभव मापी की सहायता से किसी सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करने के प्रयोग का वर्णन निम्न बिंदु पर कीजिए। सूत्र एवं सूत्र की स्थापना। ठीक है, तो ये पूरा सूत्र, ये पूरा स्थापना आपको बताना है। ये आपको कंप्लीट यहाँ तक बताना है कि कैसे आया। सूत्र की स्थापना, सिद्धांत और सूत्र की स्थापना दोनों एक साथ हो गया। उसके बाद परिपथ हो गया, ये परिपथ आपको बताना है। रिहोस्टेड ही है ये, तो रिहोस्टेड जब जोड़ते हैं तो इस प्रकार से कैसे इसको जोड़ा जाता है, ये और परिपथ जब आप प्रैक्टिकल रूम में जाएंगे तो और क्लियर। अदरवाइज सिंपली आप ऐसे जैसे पिछले में बनाते आ रहे थे वैसे भी आप रिहोस्टेड को रख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद तीसरा बिंदु आता है प्रेक्षण सारणी। ये प्रेक्षण सारणी है, तो सूत्र को देख के ये फॉर्मूले का डेरिवेशन यदि आपको पता रहे तो आप प्रेक्षण सारणी लिख भी सकते हैं। यदि आपको एकदम कंठस्थ याद ना हो तो भी इस फॉर्मूले को देखिए कि स्मॉल r = R × L1/L2 -1, इससे आप प्रेक्षण सारणी भी खुद बना सकते हैं। और इस प्रकार से ये प्रश्न जो है पूछा जाता है। और सावधानियाँ के सारे पॉइंट्स मैंने आपको बताए। इसके बाद जो आता है एक प्रश्न है कि विभव मापी ज़्यादा श्रेष्ठ होता है वोल्टमीटर से, क्यों? ठीक है, तो सबसे पहले ये मैं बता दूं कि विभव मापी से हम कई प्रकार के प्रयोग जो है कर सकते हैं, जबकि वोल्टमीटर से दो प्रकार का। एक तो हम क्या निकाल सकते हैं, किसी सेल का विद्युत वाहक बल और किसी सेल का या किसी परिपथ के 2 बिंदुओं के बीच में विभवांतर निकाल सकते हैं। परंतु विभव मापी के कई सारे प्रयोग जो है आप जानते हैं। ठीक है, अभी तक हमने कई प्रकार के प्रयोग जो कर चुके हैं। आंतरिक प्रतिरोध का मान निकालना, 2 सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना करना, विभवांतर निकालना 2 बिंदुओं का किसी परिपथ में, किसी सेल का विद्युत वाहक बल निकालना, बहुत सारे 5 मैंने आपको विधि 5 इसका विभव मापी को उपयोग में मैंने बताया है। तो इसके उपयोग ज़्यादा है इसलिए श्रेष्ठ है। इसका उपयोग जो है 2 ही उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद सबसे मेन चीज़ जो होता है वो क्या है कि विभव मापी वोल्टमीटर यदि हम किसी परिपथ में लगाते हैं तो क्या होता है कि कुछ ना कुछ करंट जो है वोल्टमीटर से भी होकर बहता है। तो जितना वैल्यू हमको निकालना होता है उतने से हम कम निकालते हैं। ठीक है, उतने से हम क्या निकालते हैं,
कम निकालते हैं। जैसे सपोज़ कि यदि हमको आई करंट हमको मेजर करना है तो क्या होता है कि आई का I1 भाग जो है वोल्ट मीटर से बह जाता है, बचा कितना I माइनस I1। ठीक है, तो इस प्रकार क्या हो जाएगा कि I माइनस I1 मतलब पहले से क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू जो है वो कम हो जाएगा। तो विभव भी इसका क्या होगा, तो या हम बोलेंगे कि जितना एग्जैक्ट वैल्यू होता है उससे कम मेजर करता है। ठीक है, वोल्ट में भी इस प्रकार, परंतु विभव मापी में ऐसा नहीं होता है जितना उसका एग्जैक्ट होता है, क्योंकि विभव मापी में किसी प्रकार का विभव मापी के थ्रू कोई भी करंट पास नहीं होता, क्योंकि हम हमेशा विभव मापी में क्या करते हैं, जे के माध्यम से, जे के द्वारा जौकिक दर शून्य विक्षेप की स्थिति प्राप्त करते हैं। सेकेंड थिंग है कि विभव मापी में हमेशा हम क्या करते हैं, शून्य विक्षेप की स्थिति को पढ़ते हैं, जो कि आसान होता है। एक ऐसा जी का गैल्वेनोमीटर होता है, गैल्वेनोमीटर का संकेतक जीरो पर आकर के अटक जाता है, तो इसको देखना ज़्यादा इजी है। परंतु विभव मापी में हमको क्या करना होता है, पूरा रीडिंग पढ़ना होता है। तो रीडिंग पढ़ने में यदि दो बच्चों को भी अलग अलग रीडिंग पढ़वाएंगे तो दोनों के रीडिंग में थोड़ा बहुत अंतर आ सकता है। ठीक है, या तीसरे के साथ अंतर आ सकता है, जबकि विभव मापी में ये त्रुटि नहीं होती। तो रीडिंग पढ़ने के लिए विभव मापी का प्रैक्टिकल जो है वो ज़्यादा सुपीरियर है किससे, वोल्ट मीटर से, क्योंकि वोल्ट मीटर में हमको रीडिंग पढ़नी होती है, जबकि विभव मापी जो है शून्य विक्षेप पर आधारित प्रयोग है। ठीक है, तो और मैंने ये भी बता दिया कि आपको कि विभव मापी के बहुत सारे उपयोग है वोल्ट मीटर की अपेक्षा, और इसमें एक्चुअल से थोड़ा कम विभव नापता है, जबकि विभव मापी जो है एग्जैक्ट नापता है। तो इस प्रकार 4 इसके डिफरेंस हो गए। विभव मापी डिफरेंस बोलिए या विभव मापी से वोल्ट मीटर की तुलना बोलिए। ठीक है, ये तुलना के भी 4 पॉइंट्स आपको अलग अलग नोट डाउन करना है। जो मैंने आपको समझाया उसको आपको वर्ड्स में लिखना है, और आप मुझे इसको लिख करके व्हाट्सएप में सेंड करेंगे। ठीक है, तो ये विभव मापी ज़्यादा श्रेष्ठ है वोल्ट मीटर से। ठीक है, इस प्रकार प्रश्न आ सकता है कि इसे बताइए कि क्यों विभव मापी वोल्ट मीटर से ज़्यादा श्रेष्ठ है, या ऐसे भी आप उस समय भी आप क्या करेंगे, 2 कॉलम बनाएंगे, एक विभव मापी के लिए, एक वोल्ट मीटर के लिए, और चारों पॉइंट जो आप 1 बाय 1 लिख लेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार विभव मापी के थ्रू कोई करंट पास नहीं होता, तो एग्जैक्ट को वोल्टेज को नापता है। यहाँ पर कुछ करंट जो है वोल्ट मीटर से पास हो जाता है, इसलिए एग्जैक्ट वोल्टेज से कम मापता है। विभव मापी के द्वारा फिर शून्य विक्षेप की स्थिति को लिया जाता है, जबकि ऐसा इसमें शून्य विक्षेप की स्थिति नहीं होती, इसमें रीडिंग करना पड़ता है। उसके बाद क्या है, इसके कई सारे उपयोग है, इसमें लिमिटेड उपयोग है, इसका कर सकते हैं। ये सारी बातें को आप इसमें इंक्लूड करेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से हमको विभव मापी ज़्यादा श्रेष्ठ है लिखना है। ठीक है, तो आज का लेक्चर यहीं समाप्त करती हूँ। थैंक यू।